अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन कैंडिडेट्स को जेके बोपी का बीएससी नर्सिंग का एग्जाम 2025 वाले सेशन में देना है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि आप एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहने वाली है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट बुक्स आपकी क्या रहेंगी, इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन चैप्टर्स पे आपको पहले फोकस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रखना है, उसके बारे में भी आपके साथ बात करेंगे। ओवरऑल पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन आपके साथ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी के अपकमिंग एग्जाम के बारे में। तो देखिए आप सभी को मैं बता दूं कि जेके बोपी के जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं। आपका एग्जाम जो होगा टेंटेटिव डेट्स के हिसाब से आपका अप्रैल में होगा, लेकिन अप्रैल के महीने में एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है। आपका 10 मई के अराउंड यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होगा, क्योंकि 5 मई को आपका नीट का एग्जाम होगा। 10 मई या 11 मई के अराउंड आप लोगों का बीएससी नर्सिंग का एग्जाम यहाँ पे रहने वाला है। कंप्लीट आपके साथ में डिटेल में समझाऊंगा, सारा कुछ A to Z आपको मैं समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे आपका जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो किस तरीके का रहेगा। ठीक, पेपर का पैटर्न अगर आपको समझ आ गया तो आप पूरे पेपर को आसानी से समझ पाएंगे। तो पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जो पेपर यहाँ पे रहेगा, इसको मैं आपको दिखा देता हूं। पेपर जो आपका रहेगा वो यहाँ पे आपका 3 सेक्शन से रहेगा। ठीक, जैसा सिलेबस आपका नीट का है वही सिलेबस आपको भी यहाँ पे रहेगा, यानी कि 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको यहाँ पे सिलेबस रहेगी, यानी कि ओवरऑल जो नीट का सिलेबस है वही यहाँ पे आप लोगों को रहने वाला है सिलेबस। ठीक, इसके बाद अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स से आपको टोटल 60 क्वेश्चंस आ जाएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, और कुल मिला के फिजिक्स से आपके जो है वो 60 मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स 11th 12th की मिला के मैं बात करूं, केमिस्ट्री 11th 12th की अगर मैं मिला के बात करूं तो इससे आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और कुल मिला के 60 मार्क्स आपको केमिस्ट्री से भी पूछे जाएंगे। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इससे भी आपको जो वो 60 क्वेश्चन आ जाएंगे। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, तो कुल मिला के आपके यहाँ पे 60 मार्क्स इससे भी बनने वाले हैं। कुल मिला के अगर मैं पेपर की बात करूं तो 180 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, और 180 क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स रहेगा और 0.25 आपको जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस को गलत अटेम्प्ट कर लोगे आपका 1 मार्क्स यहां पे कट होगा। ठीक, पेपर का पैटर्न आपको समझ आ गया। पेपर जो आपका रहेगा वो सीबीटी मोड में नहीं रहेगा। पेपर आप लोगों का जो है वो ओएमआर बेस्ड टेस्ट रहता है, जैसे नीट का टेस्ट रहता है वैसा ही आपको यहां पे भी रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चंस होते हैं। पेपर की लेवल की अगर मैं बात करूं तो लेवल जो रहता है वो नीट से काफी इजी लेवल का पेपर आपका रहता है नीट के हिसाब से। ठीक, बाकी इस कास्ट का जो पेपर रहता है उससे भी बोपी का पेपर जो होता है वो इजी लेवल का रहता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स की। ठीक, इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। देखो, मैं जो इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ के जाओगे बाकी चैप्टर्स को स्किप कर लोगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो मैं इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स बता रहा हूँ इन चैप्टर से आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपके साथ में बात करूंगा। तो इन चैप्टर्स में से आपने कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, इन चैप्टर्स को आपने पहले ही कवर कर लेना। ठीक, फिजिक्स में अगर मैं सबसे पहले बात करूं ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है और सबसे बड़ा यूनिट है। इससे आपके कुल मिला के 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 60 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स से पूछे जाएंगे। हालांकि ऑप्टिक्स काफी बड़ा है, सिलेबस में आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है, क्या कुछ है, वो आप सिलेबस में देख लोगे। सिलेबस की लिंक पिन कर लूंगा कमेंट्स में, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। तो दूसरा यहाँ पे आपका रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये भी बड़ा यूनिट है, इससे भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको भी आपने यहां पे छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट आपका यहां पे ऑस्किलेशन एंड वेव्स है, ये छोटा यूनिट है, 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, इसको भी आपने स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा है, इससे भी आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको भी आपने स्किप करने की कोशिश नहीं करनी है। नेक्स्ट आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इससे भी आपके 4 मार्क्स यहां पे आ जाएंगे। 4 क्वेश्चन आपको जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले यूनिट से पूछे जाएंगे। सिलेबस में आप खुद देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक इसमें हमें पढ़ना है। नेक्स्ट आपका रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट, इससे भी 4 मार्क्स यहां पे आ जाएंगे। 4 क्वेश्चंस आपको इससे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, छोटा यूनिट है, 4 क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाएंगे, इसको भी आपने स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट आपका रहेगा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से भी आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोटा यूनिट है, थ्योरेटिकल यूनिट है, इसको भी आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट आपका रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी छोटा यूनिट है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको भी आपने स्किप नहीं करना है। उसके बाद एटम एंड न्यूक्लियर जो वाला यूनिट है, ये भी आपका छोटा यूनिट है, उतना बड़ा यूनिट नहीं है, ये भी थ्योरेटिकल ही है, काफी पार्ट इसमें थ्योरेटिकल है, और बोपी में इससे आपके जो वो थ्योरेटिकल बेस ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स इससे भी आपके आने वाले हैं, 3 क्वेश्चन आपको
इस वाले यूनिट से भी पूछे जाएंगे। बाकी के जो यूनिट्स हैं उसमें सभी यूनिट्स के जो वो 2-2 मार्क्स हैं, उन यूनिट्स को आप लोग जो वो लास्ट पे कवर कर लेना। जब आप ये सारे यूनिट्स को कवर कर लोगे उसके बाद उन यूनिट्स को आप कवर कर लेना। और अगर इन केस किसी बच्चे की फिजिक्स वीक है, अगर वो इतने ही स्कोरिंग चैप्टर्स पढ़ लेगा तो भी उसके लिए सफिशिएंट है फिजिक्स वाले पोर्शन से, ठीक। अब इसमें जो मैंने ये यूनिट बोले बड़े बड़े यूनिट, अब अगर इसमें कोई ऐसा यूनिट है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है या जो आपसे प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो आप काम कर सकते हैं, उस यूनिट को आप स्किप कर लीजिए, ठीक। स्किप करने के बाद जो 2-2 मार्क्स वाले यूनिट्स हैं उसमें आप 2 यूनिट्स को उठा लो जो इजी वैसे 2-2 मार्क्स वाले यूनिट मेरे ख्याल से सारे थ्योरेटिकल ही हैं और सारे इजी यूनिट्स हैं, उनमें से आप 2 यूनिट्स को उठा लो और इन यूनिट्स में आप ऐड कर लो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। अगर इसमें कोई ऐसा यूनिट है जो आपको काफी डिफिकल्ट लग रहा है उसको कट कर लो। 2-2 मार्क्स वाले जो यूनिट्स हैं उनमें से 2 यूनिट्स को उठा लो, उसकी जगह यहां पे रख लो और उसको प्रिपेयर करके यहां पे चल लो। लेकिन पहला फोकस आपको इन्हीं यूनिट्स पे होना चाहिए। इन यूनिट से आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनको आपने पहली नजर में कवर कर लेना है। उसके बाद जो 2-2 मार्क्स वाले जो यूनिट्स हैं उनको आप लास्ट पे कवर कर लेना, क्योंकि छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो मेरे ख्याल से आप लोग जो 10-15 दिन भी पढ़ लोगे आप आसानी से जो वो 70-80% उन 2-2 यूनिट्स वाले मार्क्स वाले यूनिट से स्कोर करके आ ही जाओगे, ठीक। छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी फिजिक्स वीक है बहुत ज्यादा तो वो इन यूनिट्स को कर लो, साथ में 1-2 मार्क्स वाले और भी जो इजी लगे उनको कर लो। फिजिक्स का पोर्शन आपके लिए इतना सफिशिएंट यहां पे रहेगा। नेक्स्ट मैं यहां पे चलता हूं केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे। केमिस्ट्री से आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं थोड़ा सा इसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। केमिस्ट्री से आपका यहां पे सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम थ्योरेटिकल यूनिट है, इजी यूनिट है, 4 मार्क्स इससे आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये भी आपके 4 मार्क्स वाला यूनिट है, 4 क्वेश्चन आपको इससे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इससे भी आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। काफी जो है वो इंपॉर्टेंट यूनिट है, कवर कर लेना इसको। उसके बाद आपका यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इससे आपके 4 क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इससे भी आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बड़ा यूनिट है, कवर कर लेना इसको भी। थ्योरेटिकल बेसिस ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। हाइड्रोकार्बन से आपके 4 क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे। हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहां पे आपको अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, आपके 4 क्वेश्चन आपको यहां से भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन चैप्टर्स को आपने जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, इन चैप्टर्स को आपने छोड़ना नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास 3-3 मार्क्स वाले बाकी केमिस्ट्री के जो यूनिट्स रहते हैं उन यूनिट्स को भी आप लोग कवर करके चलना। उन यूनिट्स को भी आपने स्किप नहीं करना है, मैक्सिमम को आपने कवर करके चलना। देखो आप अब बोलोगे कि यार आप तो बोल रहे कि पूरा का पूरा सिलेबस ही कवर कर लो, फिर क्या फायदा रहा हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने का। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपका एग्जाम है बोपी का, सीट्स हमारे पास 4 या 5 हजार सीट्स हैं कुल मिला के। बच्चे होते हैं 22,000, 25,000, 24,000 बच्चे, और हर साल नंबर इंक्रीज होता है। लास्ट ईयर 20,000 स्टूडेंट थे, 19,900 के आसपास थे, मान लो 20,000 थे, और इस बार में भी 25-26,000 होगा, क्योंकि इस बार अब बच्चों को नीट से भी भरोसा उठ गया, उसमें भी कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, कास्ट पे भी तो हो ही रहा है ज्यादा। अब यहाँ पे बच्चे ज्यादा इसी पे फोकस करेंगे, तो इसलिए इस बार में भी 25,000, 24,000 बच्चे आ जाएंगे। तो आपने जो है वो उसके हिसाब से ही प्रिपेयर करके चलना। और साथ में ये भी ध्यान में बिठाना है आपने, काफी सारे बच्चे जो 2-2 सालों से बोपी की या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ आपको कंपटीशन लड़ना है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रिपेयर करके जाना है। कंपटीशन बहुत ज्यादा, और अगर आप अनफॉर्चुनेटली ओपन मेरिट से हैं तो आपका कंपटीशन और भी ज्यादा यहां पे रहने वाला है। तो आपने जो है वो ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करनी है। बाकी जो इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनको आप पहले कवर कर लो, बाकी जो रह रहा है उसको बाद में कर लो। देखो इसमें आप क्या याद रख लेना, जो फिजिक्स है आपका, अगर फिजिक्स है आपका जो वो 30% सिलेबस भी छूट जाएगा। 30% सिलेबस भी अगर आपका छूट जाएगा, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा उसका 11th की फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा क्या मतलब काफी टफ है 11th की फिजिक्स एज कंपेयर टू 12th की फिजिक्स, क्योंकि 12th की फिजिक्स पूरी की पूरी थ्योरेटिकल ही है। मैक्सिमम उसमें आपके थ्योरेटिकल बेस ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए अगर आपको 11th की फिजिक्स से काफी क्वेश्चन छूट भी जाते हैं, ठीक, 11th का सिलेबस अगर आपका जो है वो 50% या 60% भी 11th का सिलेबस अगर आपका छूट जाता है, 11th की फिजिक्स की मैं बात करूं, कुल मिला के पूरी फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो चल जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री वाला पोर्शन ऐसा रहेगा, इसमें आपको एटलीस्ट 85% प्रिपेयर करके जाना ही जाना है, तब जाके आपको अच्छे जीएमसी में एडमिशन मिलेगा। देखो एडमिशन तो आप कर लोगे, आपका 70 स्कोर भी आ जाएगा, 80 स्कोर भी आ जाएगा, आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन प्राइवेट में अगर आपका एडमिशन हो गया तो क्या फायदा उसका, ठीक। प्राइवेट में आप जाओगे, क्या फायदा, 1,15,000, 1,20,000 आपकी एकेडमिक फी होगी, फिर हॉस्टल का अलग से, फिर प्राइवेट का इतना ज्यादा खर्चा है। प्राइवेट तो एजुकेशन नहीं, वो तो बिजनेस एक है, ठीक, उसमें बहुत खर्चा लगेगा। साथ में अगर आपको गवर्नमेंट में सीट मिल जाती है, ठीक, अच्छे जीएमसी में आपको अगर सीट मिलेगी
8-9 हज़ार आपके पास आपको फी होती है, उसमें भी अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह भर लोगे 6-7 हज़ार वहाँ से भी वापस आ जाएंगे। और उसके बाद फिर आपको सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स 4,000-5,000 आपकी फी होती है, जो कि ना के बराबर होती है। वो 4,000-5,000 आप लोग जो है वो रिचार्ज के खर्चे में ही निकाल दोगे, तो वहाँ से उतना फ़ायदा आपका रहेगा। इसलिए आप लोगों को जो है वो एडवांस लेवल पे चलना, ठीक, बेसिक लेवल पे नहीं चलना, आपको एडवांस, आपने जो एडवांस से एडवांस होके चलना है, ताकि किसी भी डिफिकल्टी को आप आसानी से फेस कर पाएं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सभी चैप्टर्स को कवर कर लेना है। केमिस्ट्री वाला पोर्शन याद रखना 85% आपका कवर होना चाहिए। 85% पे आपकी जो वो अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन वहां से छूटना नहीं चाहिए। तब जाके आपका जो सपना है सिक्किम्स का, जीएमसी श्रीनगर का, जीएमसी बारामूला का, जीएमसी जम्मू का, ऐसे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में आपका सपना पूरा हो सकता है। वहां पे आपको एडमिशन मिलेगा, आप कोर्स कर लोगे, अच्छा सीखने को मिलेगा, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। कल को आप आसानी से नॉर्सेट के लिए जाओगे, एक झटके में आप नॉर्सेट को क्लियर कर पाओगे। बहरहाल प्राइवेट कॉलेजेस में भी अच्छी खासी एजुकेशन होती है, लेकिन फी का मसला होता है, क्योंकि कोई मिडिल क्लास स्टूडेंट अगर है उसको 2 लाख ईयर की फी भरनी पड़ेगी, जो कि इम्पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चलो बहरहाल हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हो गया आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब मैं यहाँ पे बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट पे यहाँ पे चलता हूँ, ठीक। लास्ट में मैं आपको बुक्स के बारे में भी बताऊंगा, स्ट्रेटेजी के बारे में भी बताऊंगा, और प्रिपरेशन कैसे करनी है उस पर भी आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स में सबसे पहले आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन है, 5 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट आपका यहां पे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ 4 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट आपका यहां पे रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी 4 मार्क्स का रहेगा, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेनेटिक्स से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रख लेना है। नेक्स्ट आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजी इजी है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आप सभी का फेवरेट यूनिट और हम सब का फेवरेट यूनिट, यहां से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, काफी इजी यूनिट है, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका प्लांट एनाटॉमी है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका किंगडम प्लांटी है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स को आपने पहले प्रिपेयर कर लेना है, याद रखना। बायोलॉजी वाला जो सब्जेक्ट आपका है, ठीक, बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट इजी है, पेपर आप उठा के देख लो बायोलॉजी के। अगर आप अभी देखोगे आप 60 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि बायोलॉजी का जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी इजी लेवल के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफी इजी क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। इसलिए आपको क्या काम कर लेना है, बायोलॉजी से कोई भी यूनिट आपका छूटना नहीं चाहिए। बायोलॉजी आपने 100% आपकी पकड़ होनी चाहिए। मॉक टेस्ट लगा लो, कुछ लगा लो, क्या लगा लो, लेकिन बायोलॉजी से आपका एक क्वेश्चन भी छूटना नहीं चाहिए। बायोलॉजी के जो 60 क्वेश्चन है वो आपके बाएं जेब में होने चाहिए, क्योंकि ये जो 60 क्वेश्चन है ये आपका सपना सिक्किम्स में, जीएमसी श्रीनगर में, जीएमसी बारामूला में, जीएमसी जम्मू में पूरा करवा सकते हैं, क्योंकि यही वाहिद एक सब्जेक्ट है जो आपकी आपका जो स्कोर है उसको काफी बूस्ट करता है। इसलिए बायोलॉजी से आपने कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो, चाहे आपको जो वो दिन में 20 घंटे पढ़ना पड़े, आपने जो वो 24 घंटे का दिन रात होती है, आप 30 घंटे उसको लगा लो, लेकिन बायोलॉजी से कोई भी यूनिट छोड़ना नहीं। बायोलॉजी पूरा का पूरा पढ़ना। बायोलॉजी से आपके बहुत 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 ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आप एक रिविजन कर लोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लोगे, आप 60 की 60 क्वेश्चन इधर फेंक के आ जाओगे, ठीक। इसलिए बायोलॉजी का पूरा 100% पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये वाहिद सब्जेक्ट होगा जो आपकी प्रिपरेशन नहीं, आपका जो स्कोर होगा उसको काफी बूस्ट देगा। यहां से 60 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। 60 में से अगर आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छूट भी जाएंगे, लेकिन आपको जो है ऐसा नहीं कि आप 3 चैप्टर छोड़ दोगे, 4 चैप्टर छोड़ दोगे, नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। पूरा 100% करना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बहुत ईजी लेवल के पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको जेके बोपी के पेपर में पूछे जाते हैं। हालांकि नीट की भी अगर हम बात करेंगे, वहां पे भी अक्सर बच्चे जिनको जो वो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो वो बिल्कुल ना के बराबर स्कोर होता है, लेकिन बायोलॉजी में उनका 100% स्कोर होता है। तो आप लोगों का भी यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि बायोलॉजी से हमें कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 100% मार लो, कुछ भी कर लो। आप लोगों को जो वो अगर आप 4 घंटे सोते हो तो आप 2 ही घंटे सो लो, लेकिन बायोलॉजी को 100% दे दो, क्योंकि ये आपकी वाहिद सब्जेक्ट है जो आपकी प्रिपरेशन को, आपके स्कोर को काफी बूस्ट देगा। साथ में केमिस्ट्री पे 85% आप लोगों की पकड़ होनी चाहिए। फिजिक्स से अगर आपका 40% भी छूट जाता है, अगर आपका फिजिक्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक है, 40% भी छूट जाएगा, मैं अपने खून से लिख के देता हूं कि आपकी सिलेक्शन अच्छे खासे जीएमसी में हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, और मेहनत ही नहीं करनी है, आपको जो वो अच्छी खासी मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है।
साथ में आपने स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क का ये मतलब नहीं है कि आप 4 घंटे पढ़ लोगे, 10 घंटे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें वगैरह करते रहोगे, वो गलती नहीं करनी। स्मार्ट वर्क मतलब कि जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर अच्छी खासी पकड़ रखनी है और टॉपिक को उतना ही पढ़ना जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक। उतना नहीं जाना है फिर आप उसको डीप चले जाओगे, एक चैप्टर को आप लोग जो 20 दिन दे दोगे, उतना भी नहीं करना। इतना भी नहीं करना कि एक चैप्टर को आप 20 मिनट दे दोगे, वो गलती भी आप नहीं करना है, ठीक। बहरहाल ये रहा आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन। अब हम आगे चलेंगे टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी की। देखो टाइम टेबल जो होगा वो आप लोग अपने हिसाब से फ्रेम करेंगे, ठीक। टाइम टेबल आप बना लो। आप अभी अगर इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो खत्म होने के बाद आप 5 मिनट बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। उसके बाद अपना एक कोई भी व्हाइट पेपर या कोई भी अपनी बुक ले लो, डायरी वगैरह होगी वो ले लो, उसमें आप अपना टाइम टेबल एक फ्रेम कर लो, ठीक। जो रूम आपका है, जो स्टडी रूम आपका है, जहां पे आप बैठ रहे हो, जहां पे पढ़ाई कर रहे हो, टाइम टेबल एक बना लो। उसमें आप डे का रूटीन, कहां से कब आप मॉर्निंग में कितनी बजे उठते हो, इवनिंग में रात में कितनी बजे आप सोते हो, उसका टाइम टेबल बना लो, ठीक है। अब दिन में आपको 2 घंटे में या 3 घंटे का जो भी आप लोग जो वो इस स्टडी का सेशन उठा लोगे, आप उसके हिसाब से प्रिपेयर मतलब उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल फ्रेम कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो आप काम कर लो, फिजिक्स को आप लोग जो वो मॉर्निंग में पढ़ने की कोशिश कर लो। उसके बाद जो इजी आपका है उसको आप इवनिंग में कवर करने की कोशिश कर लो। दिन में आप मॉडरेट वाला जो सब्जेक्ट है उसको कवर करने की कोशिश कर लो। देन उसके बाद शाम नमाज पढ़ के या शाम का जो भी काम काज आपको करना होगा वो खत्म करके आप लोग जो दिन में आपने पढ़ा उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। और सोने से पहले 1 घंटे 2 घंटे आप लोग जो वो मॉक टेस्ट वगैरह कहीं से दे लो। अब मॉक टेस्ट कहां से दे दोगे उसको भी मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद यहां पे आप लोगों का जो टाइम टेबल होगा, आपने उस टाइम टेबल को अच्छी तरह से फॉलो करना। देखो टाइम टेबल बनाने के ये फायदा रहता है कि इंसान की जो कंसिस्टेंसी है वो डेवलप हो जाती है। हालांकि कोई एडिशनल बेनिफिट तो इसका नहीं है, लेकिन टाइम टेबल का बहुत ज्यादा बेनिफिट आपकी पढ़ाई पे रहेगा। और डे का जो रूटीन आपका होता है, आपको उसको रूटीन को फॉलो करने में जो टाइम टेबल आपका है वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक। टाइम टेबल आप फ्रेम कर लो। उसके बाद जहां पे आप बैठ रहे हो, चाहे टेबल है चाहे आप नीचे बैठ रहे हो, वैसे कश्मीर में तो अभी टेबल पे कोई बैठ के पढ़ नहीं सकेगा क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा है, कंबल वगैरह ओढ़ के ही पढ़ना पड़ता है। तो आप अपने बुक्स के साथ में या दीवार पे चिपका लो टाइम टेबल, और उस टाइम टेबल को आप लोग कुछ भी हो उस टाइम टेबल को आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्योंकि अभी आपके पास लगभग अभी जनवरी का महीना चल रहा है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, और आपके पास मई में एग्जाम होगा। लगभग 3 महीने का टाइम आपके पास है। 3 मंथ्स आर सफिशिएंट एंड 3 मंथ्स आर एनफ, ठीक। 3 मंथ्स काफी टाइम है, कम टाइम नहीं। 90 डेज बहुत टाइम है, आप इसमें आसानी से कर लोगे, ठीक। टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल को जो वो अपनी दीवार के साथ, अपनी दीवार के मतलब अपने रूम की दीवार के साथ जहां पे बैठ रहे हो वहां पे चिपका लो, और टाइम टेबल को जो है आप लोग फॉलो कर लो। अब देखो आप इसे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हम सुबह पढ़ते हैं शाम को पढ़ते हैं। देखो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, ठीक। स्टूडेंट की कैपेसिटी किस हिसाब से, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ पाते हैं। जैसे जब मैं अपनी बात करूं, जब मैं पढ़ता हूं तो मैं सुबह जल्दी उठता हूं। मैं सुबह जितना प्रिपेयर कर पाता हूं, मैं शाम नमाज के बाद उतना प्रिपेयर नहीं कर पाता हूं। शाम के बाद मैं रेस्ट ले लेता हूं। तो आप भी अपने हिसाब से देख लो, अगर आप सुबह कंफर्टेबल हो जल्दी उठने में तो आप उठो, सुबह पढ़ लो। और अगर सुबह आप कंफर्टेबल नहीं हो तो रात में आप पढ़ लो, 12 बजे तक, 1 बजे तक आप पढ़ लो, उससे भी आपका हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सुबह ही आपको पढ़ना है। जहां जिस टाइम आप कंफर्टेबल हो, मॉर्निंग में कंफर्टेबल हो तो मॉर्निंग में पढ़ लो, रात में कंफर्टेबल हो ज्यादा टाइम देने के लिए तो रात में पढ़ लो। लेकिन या सुबह जल्दी उठना है या रात में लेट सोना है, तो इस चीज को आपने जो बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं कि आप सुबह 10 बजे उठोगे, रात आप 8 बजे सो जाओगे, ये गलती नहीं करना। सुबह अगर आप लेट उठते हो तो रात में आप लेट सो जाओ, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपकी बनी रहेगी और मैक्सिमम टाइम आपका पढ़ाई पे यहां पे जाएगा। 12-13 घंटे आपको कम से कम पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। वो 12-13 घंटे आप कैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, वो आपको पढ़ना। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यार 12-13 घंटे तो कम टाइम नहीं है, 12-13 घंटे तो बहुत है, तब तक तो हम नीट निकालेंगे। अगर आप 12-13 घंटे पढ़ के नीट निकालोगे तो अच्छी बात है, आप नीट निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स हमारे पास कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप लोगों को जो वो 14-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टाइम काफ़ी कम आपके पास बचा है। सारा कुछ बंद कर लो, ठीक। आपके फ़ोन में जो इंस्टाग्राम वगैरह जो भी जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जिस भी चीज़ से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उस चीज़ को आप छोड़ लो। आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, जहाँ से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसको बोलो कि भाई ठीक है, टाटा बाय बाय, मैं तुम्हें मिलता हूं या मिलती हूं एग्जाम के बाद, ठीक। तो आप अपनी पढ़ाई पे वो टाइम अपना वेस्ट मत करो। साथ में अगर आप इंस्टा या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते तो आप उनको टाइमर लगा लो, ठीक। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, सेटिंग में ही कहीं पे टाइमर लगता है। जैसे मैंने भी अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पे मैंने टाइमर लगाया है 20 मिनट इंस्टाग्राम, 20 मिनट बाकी जो भी सोशल मीडिया है वहां पे सिवाय यूट्यूब वगैरह के 20-20 मिनट आप उनको टाइमर लगा लो। दिन में जब आप 20 मिनट यूज कर लोगे ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली वो आपकी ऐप ही बंद हो जाएगी, 20 मिनट के बाद वो ओपन होगी ही नहीं। नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद वो आपकी फिर से 20 मिनट के लिए ओपन होगी। वो आप स्ट्रैटेजी उसमें लगा सकते हैं, चाहे आपका इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप तो वैसे काम की चीज़ है, टेलीग्राम भी काम की चीज़ है, या फेसबुक वगैरह है, उसको टाइमर लगा लो, 20-20 मिनट का टाइमर उसमें लगा लो, तीनों को 20-20, 40-20, 60 मिनट आप उनको दे दो। 20 मिनट के एक्सीड जो ही टाइम होगा वो ऑटोमेटिकली ऐप ही क्रैश हो जाएगी, आपकी ओपन ही नहीं होगी। आफ्टर 24 आवर्स वो ओपन होगी। उसके लिए आप लोग जो वो अपनी ऐप पे क्लिक करके रखोगे, टाइमर वगैरह का ऑप्शन वहां पे आता है, बाकी यूट्यूब पे देख लेना, कर लेना उसको, तो उससे आपका टाइम यहाँ पे काफी बच जाएगा। ठीक, वो चलेगा यहाँ पे। अब मैं अगर बुक्स की बात आपके साथ करूँ तो बुक्स आपने कहाँ से प्रिपेयर करना, ये भी आप बच्चे अक्सर पूछते रहते हो। तो पढ़ने के लिए वीडियो मेरे ख्याल से 20 मिनट का हो गया, चलो ठीक है। बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो बुक्स आपने एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है। एनसीईआरटी के बिना आप मत पढ़ लो, एनसीईआरटी के हिसाब से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कवर कर लो। वैसे अभी आपके लिए ये बेनिफिट है कि अभी जो है वो बहुत सारे मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी चैनल्स हैं जो नीट वगैरह के लिए पढ़ा, चाहे फिजिक्स वाला है या कोई और है, उन्होंने वन शॉट वीडियोस अपलोड कराए जिसमें पूरा यूनिट उन्होंने जो है एज पर रिसेंट एनसीईआरटी सिलेबस उन्होंने कवर करा है। आप उन वन शॉट वीडियोस को देख लो, वो एनएफ आपके लिए रहेंगे। बुक्स एनसीईआरटी की हैं, आप उनसे प्रिपेयर कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स से आप प्रिपेयर कर लोगे। उसके बाद आप बच्चे पूछ रहे थे कि एमसीक्यूज हम कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, तो एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूँ, मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा था कि अच्छी बुक कौन सी है। ये कोई पर्सनल प्रमोशन में इस बुक की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बुक मुझे जो है वो अरिहंत की ये बुक है, बीएससी नर्सिंग की। ये मुझे जो है वो स्टूडेंट एक ने सेंड करी थी। देन उसके बाद जब मैंने इस बुक को देखा, मुझे भी काफी अच्छी ये बुक लगी। इससे आपको जो है वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि इसी बुक को पढ़ के आप लोग जो है वो प्रिपेयर देने एग्जाम देने जाओगे, नहीं। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को ले सकते हैं। ये आपको जो है अमेजोन पे मिलेगी, मेरे ख्याल से 300-350 की 400 की ये बुक है, आप इसको वहां से ले सकते हैं। इसमें आपको जो वो सिलेबस ठीक ठाक ही मुझे लगा, वैसे जो बोपी का सिलेबस है, काफी टॉपिक्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। आप इससे ही इस बुक से जो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हम लोग भी जो है वो एमसीक्यूज को प्रिपेयर करवा रहे हैं। हम भी जो है वो टॉपिक वाइज मेरे ख्याल से आपको 100 150 200 एमसीक्यूज हम आपको करवा रहे हैं। प्रैक्टिस शीट वगैरह आप डेली अपलोड होती है, आप उसको भी देख सकते। बुक लाना चाहते हो, इस बुक को ले सकते हो। अगर आप लोग जो है वो अच्छी लगे, अमेजोन से देख लेना इस बुक को, अच्छी लगे तो खरीद लेना, नहीं लगे तो मार्केट में जाना, कोई सी भी आप बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस की बुक आप ले सकते हैं। लेकिन अरिहंत की जो बुक्स होते हैं ये काफी अच्छी बुक्स होते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसमें सफिशिएंट मटेरियल होता है। ये बस आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए है। प्रिपेयर आप एनसीईआरटी से कर लेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। इसमें इन्होंने लिखा है कि 2020, 21, 22 और 23 ये जेके बोपी के हिसाब से नहीं फ्रेम की गई है, ये अदर किसी स्टेट के एग्जाम के हिसाब से फ्रेम करी गई है, लेकिन सिलेबस हर जगह सेम ही यहाँ पे होता है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं। ये जेके बोपी के पेपर के अकॉर्डिंग नहीं बनी है, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। ये किसी अदर स्टेट के पेपर के हिसाब से बनी होगी, या जो जनरल सिलेबस है उसके हिसाब से बनी होगी, लेकिन आपको बोपी के एग्जाम में भी काम आ जाएगी, क्योंकि सिलेबस सेम ही हर जगह रहता है। बाकी आप एनसीईआरटी की बुक्स को कवर कर लो, एनसीईआरटी की बुक्स को देख लो, और साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आप लोग कवर कर लेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको ये बनेगा, जब आप प्रिपेयर कर लोगे। देखो मैंने आपको पता नहीं कब के प्रीवियस ईयर के पेपर्स दिए हुए होंगे, लेकिन मैं अभी जो है वो 2025 वाले बच्चों को पेपर नहीं प्रोवाइड कर रहा था, ताकि मैं सोच रहा था कि बच्चे थोड़ा सा और ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे, और ज़्यादा जब वो प्रिपेयर करेंगे, जब वो फिर प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेंगे, जब वो उसमें 70% 80% कवर कर लेंगे, तो उससे बच्चे में कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो जाता है। तभी मैं थोड़ा सा डीले कर रहा था कि बच्चे थोड़ा और ज्यादा पढ़ेंगे। उसके बाद जब वो पिछले 4 साल के पेपर्स देखेंगे, जब उसमें उनका 70-80% स्कोर आ जाएगा, तो उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो आसानी से कोई बड़े से बड़े एग्जाम को भी क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अब मैं आपको जब वो कल या परसों तक प्रीवियस ईयर के पेपर्स प्रोवाइड कर लूंगा। आप प्रीवियस ईयर के पेपर, सभी ईयर्स के पेपर अलॉन्ग विद आंसर कीज फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और पॉसिबल हुआ तो मैं आपको एनसीईआरटी की बुक्स भी दे दूंगा। अगर कोई बच्चा ऐसा जो एनसीईआरटी की बुक्स नहीं ले सकता, तो मैं उसको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर लूंगा। आप मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं कल या परसों वीडियो डाल के, कल या परसों में आज ही से वेबसाइट पे काम कर लगा लूंगा, उसमें बुक्स में अपलोड कर दूंगा, और आप लोगों को मैं बुक्स प्रोवाइड कर लूंगा, ठीक है। आप उन बुक्स को भी देख लेंगे, आप लोग जो है वो फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी देख लेंगे, और उसके हिसाब से ही आप लोग यहाँ पे प्रिपेयर करके चलेंगे, ठीक। ये था आपका डिटेल में मेरे ख्याल से 22-23 मिनट का ये वीडियो रहा। डिटेल में मैंने आपको एग्जाम की स्ट्रेटेजी बताई। बाकी स्ट्रेटेजी आपकी मैंने सारा कुछ समझा दिया, A to Z समझा दिया। आप मेहनत करना आपका काम है। कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर लो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, जो भी रेलेवेंट होगी हम आपके साथ डिस्कस उस चीज़ को कर लेंगे। फिलहाल मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।